नमस्कार। सरकारी परीक्षाओं में इतिहास के सवालों को लेकर अक्सर उलझन होती है ना? अगर हाँ, तो मध्यकालीन भारत पर यह तेज तर्रार विश्लेषण बिल्कुल सही जगह है। अगले कुछ मिनटों में हम सिर्फ तथ्य नहीं रटेंगे, बल्कि पूरी कहानी को समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये कोई नॉर्मल हिस्ट्री क्लास नहीं है। ये है एक स्ट्रैटेजिक रिवीजन। हमारा फोकस सिर्फ एक चीज पर है, ये पता लगाना कि एग्जाम में आखिर पूछा क्या जाता है और उसे सबसे अच्छे तरीके से याद कैसे रखा जाए। तो हमारा सफर आज इन 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर हम दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के दौर में गोता लगाएंगे। उसके बाद भक्ति और सूफी आंदोलनों का जो कल्चरल इम्पैक्ट था, उसे समझेंगे। और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं, उन पर एक तेज नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस नींव को समझते हैं जिस पर मध्यकालीन भारत की इतनी बड़ी कहानी खड़ी है। तो हम बात कर रहे हैं करीब करीब 1000 साल के लंबे इतिहास की, यानी 8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक। और यहीं पर हमारी कहानी के 2 मेन किरदार कह सकते हैं सामने आते हैं। पहला है दिल्ली सल्तनत और दूसरा जाहिर है शानदार मुगल साम्राज्य। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। सोचिए, करीब 320 साल, इतने लंबे समय तक चले इस दौर ने नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स और कल्चर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दिल्ली सल्तनत पर देखिए, एक के बाद एक 5 डायनेस्टीज ने राज किया। और हाँ, इनका जो क्रम है वो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। गुलाम वंश ने कह सकते हैं नींव रखी, फिर आए खिलजी जिन्होंने सल्तनत को फैलाया। तुगलकों ने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जो हम देखेंगे। सैयद वंश का दौर थोड़ा छोटा रहा और आखिर में आए लोधी वंश। अब गुलाम वंश की बात करें तो ये 4 नाम सबसे इंपॉर्टेंट हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो फाउंडर था, फिर इल्तुतमिश जिसने सल्तनत को असल में मजबूत बनाया, जिसे रियल फाउंडर भी कहते हैं। फिर आती हैं रजिया सुल्तान, पहली और एकमात्र महिला शासक जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और आखिर में बलबन, जिसने अपनी लौह और रक्त की नीति मतलब क्रूरता से दुश्मनों का दमन करके सुल्तान के पद को बहुत पावरफुल बना दिया। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी पर। सच में एक रेवोल्यूशनरी शासक था। उसकी जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी थी ना, वो उस जमाने के लिए किसी आर्थिक चमत्कार से कम नहीं थी। सोचिए, उसने हर चीज का दाम फिक्स कर दिया, अनाज से लेकर घोड़ों तक। क्यों? ताकि वो कम खर्चे में एक बहुत बड़ी आर्मी रख सके और मंगोलों के खतरनाक हमलों से सल्तनत को बचा पाए। फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक का दौर। इसके इरादे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन इसके तरीके बड़े डिजास्टर्स साबित हुए। चाहे वो राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने का फैसला हो, या फिर चांदी के सिक्कों की जगह टोकन करेंसी चलाने का आइडिया, दोनों ही प्लान बुरी तरह फेल हो गए। और इन गलतियों से सिर्फ खजाना ही खाली नहीं हुआ, बल्कि सल्तनत की नींव भी हिल गई। और फिर सल्तनत का अंत हुआ। साल था 1526, जगह थी पानीपत का मैदान। ये इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। एक तरफ थी बाबर की छोटी लेकिन मॉडर्न आर्मी, और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना। नतीजा, बाबर जीता और दिल्ली सल्तनत का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया। पानीपत की उसी जीत के साथ भारत में एक नए और शायद सबसे शानदार दौर की शुरुआत हुई, द मुगल एम्पायर। यहां से आर्ट, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होता है। अच्छा, इन महान मुगलों का जो सीक्वेंस है वो भी याद रखना बहुत जरूरी है। बाबर जो फाउंडर था, फिर हुमायूं जिसने बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद अकबर जिसने साम्राज्य को बुलंदियों पर पहुंचाया, जहांगीर एक कला प्रेमी था, शाहजहां ने आर्किटेक्चर को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया, और औरंगजेब उसने साम्राज्य को सबसे ज्यादा फैलाया। लेकिन कहानी में एक छोटा सा पर बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। हुमायूं को हराकर बीच में एंट्री होती है शेर शाह सूरी की। उसने कुछ वक्त के लिए दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। राज तो सिर्फ 5 साल किया, लेकिन उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इतने कमाल के थे कि बाद में अकबर ने भी उन्हें अपनाया। और ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे हम आज भी जानते हैं, उसका पुनर्निर्माण भी उसी ने करवाया था। अब अकबर की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो थी मनसबदारी सिस्टम। ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी थी। इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। जात का मतलब था किसी ऑफिसर का पर्सनल रैंक और उसकी सैलरी, और सवार से तय होता था कि उसे अपने अंडर कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं। मतलब एक ही सिस्टम से मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों कंट्रोल हो रहे थे। बहुत ही यूनिक तरीका था ये। अकबर के बाद भी हर शासक ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। जैसे जहांगीर ने न्याय के लिए जंजीरें अदल लगवाई, यानी कोई भी सीधे बादशाह से न्याय मांग सकता था। शाहजहां का दौर तो आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहलाया ही। ताजमहल इसका सबसे बड़ा सबूत है। और औरंगजेब, वो अपने लंबे डेक्कन कैंपेन्स और अपनी सख्त धार्मिक नीतियों के लिए जाना गया।
अच्छा, एक तरफ जब ये सल्तनतें और साम्राज्य बन और बिगड़ रहे थे, ठीक उसी वक्त समाज के अंदर एक और बड़ी क्रांति चल रही थी। ये तलवार की नहीं, बल्कि विचारों की क्रांति थी। भक्ति और सूफी आंदोलनों की। ये दिलों को जोड़ने की एक कोशिश थी। इस दौर में कबीर जैसे संत आए, जिन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर एक ईश्वर का संदेश दिया। गुरु नानक ने सिख धर्म की नींव रखी। इन सभी संतों और सूफियों ने प्यार, बराबरी और भक्ति का रास्ता दिखाकर समाज पर एक बहुत गहरा असर डाला। तो चलिए अब आते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड पर। ये वो फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में बार बार घूम फिर कर पूछे जाते हैं, तो इन पर जरा खास ध्यान देना है। 1526 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है। एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत। पानीपत की पहली लड़ाई, इस डेट को तो बस दिमाग में लॉक कर लीजिए। ये है एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन। कुतुब मीनार शुरू किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन उसे पूरा किसने करवाया? जवाब है इल्तुतमिश। एग्जामिनर हमेशा इन दो नामों में कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। अब नहीं होना है। दीन-ए इलाही ये क्या था? असल में ये अकबर का एक नया आइडिया था। एक कोशिश थी सभी धर्मों की अच्छी बातों को एक साथ लाने की। हाँ, ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। कुछ ही लोगों ने इसे अपनाया, लेकिन ये अकबर की सुलह-ए-कुल यानी सबके साथ शांति की नीति का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और आखिर में एक सवाल, अकबर की जो मनसबदारी प्रणाली थी वो आखिर किससे जुड़ी हुई थी? जरा सोचिए इस पर। इसका जवाब हमारी आज की पूरी बातचीत में ही छिपा है। देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब पकड़ पाता है।